नमस्कार प्यारे भाई और बहनों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे भाई और बहनों, एक बार फिर से हमारी आज की वीडियो के अंदर एक पूर्व जन्म की कहानी आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, पूर्व जन्म की कहानी एक विवाहित महिला की है जिनके बड़े बड़े बच्चे हैं, ग्रोन अप किड्स के मदर हैं। ये एक बेटा है, इनके विवाह से लगभग 20-21 वर्ष की आयु का पुत्र है। उससे 1 या 2 वर्ष बड़ी जो है इनकी पुत्री है। इनके विवाह से पुत्री पढ़ रही है, कॉलेज गोइंग है आई थिंक। और जो बच्चा है, बच्चे को बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो कुछ वीडियो मेकिंग और वीडियो एडिटिंग का काम करता रहता है। दिन रात स्क्रीन्स के अंदर रहता है। और वो कहता है कि भाई उसको उसी चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है और उसी चीज़ को उसको अपना करियर बनाना है। लेकिन जो बहन है वो बहुत बहुत चिंतित रहती हैं, क्योंकि वो ऐसा सोचती हैं कि ठीक है, अगर आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, वीडियो मेकिंग करना चाहते हो, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आजकल बहुत सारे बच्चे ये करते हैं। लेकिन जो बच्चा है उसको बाहर निकलना चाहिए, थोड़ा बहुत नेचर से भी कनेक्ट करना चाहिए, थोड़ा बहुत उसको दुनिया भी देखनी चाहिए, उसको थोड़ा ट्रैवल करना चाहिए या बाहर जा करके पढ़ाई करे। पढ़ाई नहीं भी करना तो एटलीस्ट जो दुनिया है उसको कुछ एक्सप्लोर करे। लेकिन जो बच्चा है वो घर से बाहर नहीं निकलता। घर से बाहर छोड़ो, जो कमरा दे रखा है उस बच्चे को, उस कमरे से बाहर नहीं निकलता है। ऑलमोस्ट पूरा दिन जो है दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठा रहता है और अपने कंप्यूटर के ऊपर जो है वो लगा रहता है। तो माँ थोड़ा इस चीज़ को लेकर के काफ़ी चिंतित रहते हैं। और भी कई सारे किस्से हैं इनके बेटे से जुड़े हुए जिसने ये जो बहन है उनकी चिंता को बढ़ा रखा है, और इसका भी जो कारण है अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से जानना चाहते थे। थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं। तो खुद जो है ये सारे जो सर्विसमैन हैं उनके परिवार से आती हैं। इनके परिवार के अंदर इनके पिताजी, इनके दादाजी, इनके चाचा, इनके ताया, सब लोग जो हैं एक्स सर्विसमैन हैं, यानी कि देश की सेवा के अंदर, फोर्सेस के अंदर जो है जॉब सब लोगों ने करी है। कोई ब्रिगेडियर रिटायर हुआ है, कोई कर्नल रिटायर हुआ है, कोई एयरफोर्स से ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड है। तो इस प्रकार का इनका जो है वो परिवार है। और इसी चीज़ के चलते इन्होंने कई बार अपने सुपुत्र को इस चीज़ को लेकर भी मोटिवेट करने का प्रयास किया कि बच्चे तो फोर्सेस के अंदर क्यों नहीं जाता, फोर्सेस के अंदर तो ट्राई कर ले, फिटनेस भी रहेगी, पर्पस मिलेगा, देश की सेवा कर पाओगे। जैसे आर्मी फैमिलीज़ के अंदर, सर्विसमैन की फैमिली के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर वो चीज़ इन्फ्यूज़ होती है। उन्होंने अपने पेरेंट्स को सेवा करते हुए देखा होता है, देशभक्ति इन्फ्यूज़ होती है। तो इन्होंने कहा कि जब भी मैं मेरे बेटे से भाई फोर्सेस में जाने की बात करती हूँ तो एक अजीब सी घबराहट उसके चेहरे पे हमेशा देखने को मिलती है। और वो कहता है कि नहीं नहीं, मैं जाऊँगा तो मेरे को कोई मार देगा, मैं तो मर जाऊँगा, वहाँ पे लड़ाइयाँ होती हैं, मेरे को गोली लग जाएगी, मुझे मरना नहीं है। और कह रहे एक अजीब सा जैसे खौफ उसके चेहरे के ऊपर नज़र आता है। तो ये कहते हैं कि मैंने उसको काफ़ी समझाया कि देखो बेटा, आपके दादाजी भी रिटायर्ड हैं, है ना, और मेरे चाचा हैं, कह रहे सब लोग तो रिटायर्ड हैं, कोई तो उनमें से मरा नहीं, है ना, तो अकेले आपको ही क्यों ऐसा हो जाएगा। तो लेकिन ये कहती हैं कि बच्चा बहुत बहुत अजीब प्रकार से कई बार जो है बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहती हैं कि ना बच्चा ना फ़ोन में और ये अपने कंप्यूटर की दुनिया में इतना डूबा रहता है। एक बार इन्होंने अपने बच्चे को कहा कि ना ऐसा करेंगे कि ना तेरे नाना जी को लेकर के हम जो है ना अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर देखने के लिए जाते हैं, तो वहाँ दर्शन कर लेंगे। तो ठीक है, ऐसे से तो कह रहे जब तक मैं उससे बात कर रही थी, उसको एक्सप्लेन कर रही थी कि भी राम मंदिर जाना है, तो कह रहे वो फ़ोन के अंदर लगा हुआ था। जब मेरी बात ख़त्म हो गई तो वहाँ से उठ करके चला गया। उसने जाना है नहीं जाना है उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। और फिर वो कहती हैं कि अचानक से रात को 2 बजे उठ करके वो मेरे कमरे में आता है और कहता है कि तैयार नहीं हुए आप, चलो चलो नाना जी को लेना है ना, चलो। तो ये कहती हैं कहाँ चलो, कह रहे आप कह रहे थे ना कि भाई अयोध्या जाना है, राम मंदिर। तो ये कहती हैं कि मुझे लगा कि भाई सुबह हो गई है, लेकिन जब मैंने देखा घड़ी के अंदर, मैंने कहा बेटा रात के 2 बज रहे हैं। तो कहते हैं कि ना राम मंदिर जाने के नाम से बहुत ही अजीब प्रकार का व्यवहार इनका जो है बेटा करने लगा। फिर 2-3 दिन के अंदर इन लोगों का प्लान था, ये वहाँ गए, और जैसे वहाँ गए तो मंदिर देखा, दर्शन किए, तो इन्होंने नोटिस किया कि बड़ा थोड़ा एक अजीब प्रकार का बिहेवियर वो मंदिर के अंदर भी डिपिक्ट कर रहा था। जैसे नॉर्मली इंसान फंक्शन करता है वैसे नहीं कर रहा था, एक अजीब सी बेचैनी बेटे के अंदर नज़र आ रही थी। तो वहाँ इनको कोई ब्राह्मण देवता मिलते हैं,
कोई पुराने कोई पुजारी होंगे। तो उन्होंने देख कर के बताया कि भी ये जो लड़का है ना, इसके ऊपर जो है मुझे किसी प्रकार का ना पितृदोष लग रहा है, इसके ऊपर प्रभाव लग रहा है, तो आप उसका कुछ निवारण कराओ। तो ये कहते हैं कि हमने वहाँ पे ना उधर ही वो किसी और जैसे कोई और स्थान था वहाँ पे वो लेकर के गए। तो कह रहे हमने को बहुत कह रहे अच्छा खासा खर्चा करके मैंने एक बहुत बड़ी पूजा करवाई वहाँ पे, बहुत लंबी वो पूजा चली, बहुत लंबा हवन चला। तो कहते हैं कि जो बेटा है उसको ना फ़र्क पड़ गया उससे, और 2-3 महीने बेटा जो है नॉर्मली फंक्शन करने लगा, जो बात करना उसने बंद कर दिया था, बातचीत करने लगा। लेकिन फिर कहते हैं कि 2 महीने के बाद मेरे बेटे ने सुइसाइड अटेम्प्ट किया। तो कह रहे बेटे ने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी, तो हम सब जो है बहुत सदमे में आ गए। बेटे ने अपने ऊपर जो है पेट्रोल जो है छिड़क लिया, पता नहीं किस बात से अचानक से वो अपसेट हो गया, पेट्रोल अपने ऊपर छिड़क लिया और अपने आप को जो है उसने आग लगा ली। आग लगाई तो ये लोग एकदम से उसको कंट्रोल कर पाए, उसको कंबल उसको उड़ा दिया और वो बचा लिया, लेकिन बच्चे की जो छाती है वो जल गई। तो कहती हैं कि मैं बहुत बहुत चिंतित रहती हूँ मेरे बेटे को लेकर के कि बेटा है, कोई ऐसा कदम ना उठा ले। अच्छा, एक और बात आप लोगों के सामने कहनी थी कि बेटा है करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इनको अपनी पुत्री के लिए चिंता नहीं है या कुछ हुआ है, लेकिन इनकी जो पुत्री है, पुत्री वो अपने आप ही पढ़ लिख लेती है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और वो उसका जैसे एक प्रकार से ना करियर सॉर्टेड है, उसको पता है उसकी लाइफ के अंदर उसको क्या करना है। तो बच्ची को लेकर के उतने चिंतित नहीं है, लेकिन बेटे को लेकर के बहुत बहुत जो है इनको चिंता रहती है, क्योंकि ये सब चलता है, एक अजीब प्रकार के डिप्रेशन में बेटा कैद है। थोड़ा सा हम इनके जो ससुराल घर वाले हैं और उनके रिलेशन बता देते हैं, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली जो होती है उसके अंदर इन बहन का विवाह हुआ। पति जो हैं बिल्डर हैं, ज़मीनें खरीदना, उन पे घर खड़े करना, फिर घरों को बेचना, ये पति का काम है। उसके अलावा बहुत सारी लैंड है और बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जहाँ से रेंटल इनकम भी आती है। तो मतलब धन धान्य से बहुत बहुत ज़्यादा समृद्ध जो है परिवार है। लेकिन ये उस घर में नहीं रहते हैं जिस घर में इनके पति रहते हैं, और उनका बहुत बड़ा कारण है इनकी सासू माँ। ये कहती हैं कि मेरी जो सासू माँ है वो बहुत ही ज़्यादा, एक जैसे एक इंसान ट्विस्टेड होता है इन द हेड, वो उस प्रकार की महिला है। और कहते हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। कह रहे हैं कि सासू माँ के घर के अंदर अगर आप रहोगे, जिस घर में वो रहती होंगी, तो आप सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते। ग्लास जो है वो कहाँ रखना है और ग्लास किस पोजीशन में होना चाहिए, ये तक भी जो है इनकी सासू माँ डिसाइड करते हैं। तो कहते हैं कि कह रहे फिर सासू माँ है, और फिर कह रहे जो मेरी ननंद हैं उनका भी नेचर ऐसा है। तो कह रहे हैं कि शुरू शुरू में मैंने बहुत बहुत एडजस्ट करने का प्रयास किया, लेकिन जो सासू माँ हैं उनका ना टॉर्चर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा था, जैसे उन्होंने कैद सा कर रखा था। और कहते हैं कि शादी करके खुद मुझे लेकर के आई है, लेकिन पहले दिन से ही जैसे वो मुझे नापसंद करती आई है, और वो इसी भाव से जैसे मुझे लेकर के आई कि जैसे जो वो बोलेगी वो मुझे करना है, उसको अपने लिए ना जैसे एक पर्सनल गुलाम चाहिए था। तो कहते हैं कि मेरे को खुद को बहुत एंजाइटी रहती थी, और बहुत मैं अपने आप कैद फील करती थी अपने आप को। तो फिर ये बताते हैं कि एक इवेंट इनकी लाइफ में होता है जिसके बाद इनको ऐसा लगता है कि यार मैं ना बंद करके नहीं रह पाऊंगी। तो इवेंट क्या होता है कि इनके एक भ्राता थे, इनके ब्रदर थे, जिनके बारे में बताती हैं कि इनके विवाह के कुछ वर्षों के बाद कुछ ऐसा हुआ था कि इनके ब्रदर, जो कि इनसे बहुत ज़्यादा क्लोज थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। और उन्होंने सुसाइड कुछ ऐसा किया था कि जैसे पंखे से उन्होंने खुद को लटका लिया था। और जब ये लोग मौका वारदात पे पहुंचे थे कि भी उन्होंने सुसाइड कर लिया, उस स्थान पर पहुंचे थे, तो वो लटके नहीं हुए थे, उनको नीचे उतार लिया था उनकी पत्नी ने और जो भी आस पड़ोस के लोग थे। तो इन्होंने पूछा कि भाई ऐसे तो अगर कोई व्यक्ति कर लेता है तो ये तो अलाउड नहीं होता है। तो इनकी भाभी ने इनको बताया कि नहीं, हमारे को कुछ सूझा नहीं, और हमारे को था कि क्या पता प्राण बाकी हों, तो हमने उनको उतारा। तो ऐसे है। तो अब ये बहन जो है इस भी चीज़ के डाउट के अंदर थी कि कहीं सुसाइड ना होकर के कहीं कोई और चीज़ तो नहीं थी, कहीं भाई को मार तो नहीं दिया गया था। और ये अपना जो ये भाई और बहन है, ये दोनों बहुत बहुत क्लोज थे, बहुत इनकी आत्मीयता थी। तो थोड़ा बहुत ये जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनसे इस बारे में भी जानना चाहती थी कि एक्चुअली में क्या हुआ। अच्छा,
फिर ये जो इनके जब भाई का हमने बताया कि जब भाई के साथ ऐसा हो गया तो ये बहुत ज़्यादा अंदर से टूट गई थी। और उसके बाद भी जो इनकी सास है, उन्होंने कभी भी सहानुभूति भी नहीं दिखाई कि भी तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हो गया। जैसे यहाँ से फ्यूनरल से वापस जाते हैं सारे, तो जाते हैं तो उसी प्रकार का बिहेवियर और उसी प्रकार का टॉर्चर, तो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं झेल पा रही थी। तो एक दिन ये कहती हैं कि भी मैंने डिसाइड किया कि भी इस घर में मैं नहीं रहूँगी। अब इनके पति बिल्डर हैं, उनकी बनाई हुई बहुत सारी प्रॉपर्टियां हैं, तो ऐसे इन्होंने अपना और बच्चों का बैग पैक किया और जहाँ पर इनके सासू माँ रहते थे वो वाला घर छोड़ करके पति की ही दूसरी एक प्रॉपर्टी है जो उन्होंने वैसे सेल पे लगा रखी थी, लेकिन ये वहाँ जा करके शिफ्ट हो गए, जो करना कर लो, हम यहीं पे रहेंगे। तो ऐसे एक दूसरी प्रॉपर्टी के अंदर शिफ्ट हो गए जो कि इनके पति ही ओन करते हैं। और फिर एक बहुत लंबा समय है तब से ये वहीं पर ही रहते आ रहे हैं। जो पति हैं वो जो है 6 दिन 7 दिन, मतलब हफ्ते के अंदर 6 दिन अपनी मम्मी के साथ रहते हैं और एक दिन इनके यहाँ पे आते हैं मिलने के लिए और बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और वो भी जैसे ये कहती हैं कि मैं उनसे कंप्लेंट करती हूँ कि ठीक है आपको अपनी मम्मी का ख्याल रखना है, लेकिन भाई आप हमें कहीं लेकर के नहीं जाते हो, प्यार से बच्चों से बात नहीं करते हो, बस आप होते हो यहाँ पे, कुछ आप इमोशनली कंट्रीब्यूट सा नहीं करते हो। तो कहते हैं इनके पति को ये बात कभी समझ में नहीं आती है और जो पति है वो बल्कि और रूडली बोलते हैं कि मैं यहाँ पे हूँ तो सही, तुम्हारे को तुम्हारे खाने पीने का, पढ़ने लिखने का, हर चीज़ का खर्चा उठा रहा हूँ ना, कपड़ों का खर्चा उठा रहा हूँ ना, और क्या चाहिए तुम्हारे को। तो जो एक इमोशनल नीड होती है उसको जो है हस्बैंड बिल्कुल भी पूरा नहीं करते हैं, जिसको लेकर के ये हमेशा जैसे जीवन में ना दुखी रहे हैं। अपनी मम्मी को लेकर के बहुत बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं और इनकी जो सास है उनको भी हमेशा से जैसे इस प्रकार के इमोशन में वो रही हैं कि भाई जो है मेरा जो लड़का है वो मेरे कंट्रोल में रहना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ है, जैसे ये कहती हैं कि जब मेरी विवाह हुआ था तो मेरी जो सासू माँ है वो मुझे पीछे से बहुत बहुत टॉर्चर करती थी एक एक चीज़ के लिए कि ऐसे बनना चाहिए, वैसे बनना चाहिए, ये होना चाहिए, तड़का ऐसे होना चाहिए, तो टमाटर इतने बारीक होने चाहिए, प्याज इतने बारीक होने चाहिए, है ना। तो हर चीज़ उनके हिसाब से करना। और कह रहे हैं मैं करती थी, लेकिन कह रहे हैं कि पीछे से उनका रूड बिहेवियर होना और गुस्से से बात करना और अपने बेटा जैसे ही सामने आ जाए तो वैसे ही उनका एकदम से मेमना बन जाती थी इनकी सास, ये मी करना कि तेरी बीवी मेरा ध्यान नहीं रखती है, मेरे हिसाब से चलती नहीं है। तो कह रहे हैं पति भी काफ़ी जो है लड़ते झगड़ते थे, हालांकि कभी हाथ नहीं उठाया इनके पति ने इनके ऊपर, लेकिन कह रहे हैं कि मतलब सास ने ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हमेशा करके रखा रिलेशन को। और आज इनके 20-20 22-22 साल के अपने बच्चे हो गए, आज भी जैसे उन्होंने अपने बेटे को अपने पास रखा हुआ है और इन लोगों को अपने जीवन में इसीलिए रखा हुआ है कि किसी ना किसी प्रकार से टॉर्चर होते रहें। अच्छा, बिल्कुल एंड में तो ये अपने जो पति और जो सास हैं उनसे कार्मिक अकाउंट जानना चाहते थे। बेटे की ये जो हालत हो रखी है इसका क्या रहस्य है, क्या कार्मिक अकाउंट है, जानना चाहते थे। भाई के साथ ऐसा क्यों हो गया उसके बारे में जानना चाहते थे। और एक और व्यक्ति है जिसके बारे में जानना चाहते थे। तो जब ये कॉलेज में थे उस समय पर कॉलेज में एक क्रिश्चियन लड़का पढ़ता था। अब ये तो हिंदू परिवार से हैं, क्रिश्चियन लड़का वहाँ पर एक पढ़ता था जिसके साथ ये प्रेम प्रसंग में आ गए थे। और वो लड़का ये कहता था कि भी देखो मेरा विवाह होगा तो केवल तुम्हारे साथ होगा, अगर तुम्हारे साथ मेरा विवाह नहीं हुआ तो मैं किसी के साथ कभी विवाह नहीं करूँगा। लेकिन इनका जो परिवार था वो सारा सर्विसमैन का परिवार था, सारे के सारे फौजी इनके परिवार के अंदर, सारे के सारे ऑफिसर्स। हालांकि वो लड़का भी अच्छे समृद्ध परिवार से था, लेकिन क्योंकि वो क्रिश्चियन ये हिंदू और तो कह रहे कि जात के बाहर शादी करनी हो तो हिंदुस्तान में दिक्कत हो जाती है, तो ये तो रिलीजन ही अलग था। तो इस बात के डर से कि लड़के को जो परिवार वाले हैं वो कोई नुकसान ना पहुंचा दें, पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, इन्होंने जो है शादी कर ली अभी इस परिवार के अंदर जिसमें दुख झेल रही हैं। और फिर जो है वो मतलब जैसे लड़के की जीवन से गायब ही हो गई। अभी अपेरेंटली ये बताती हैं कि कुछ वर्ष पहले वो फेसबुक पे जो है इनको मिल जाते हैं, फेसबुक पे उनके फोटोग्राफ्स वगैरह देखते हैं तो हर जगह पे उन्होंने अकेले अकेले के अपने फोटोग्राफ्स लगा रखे थे। तो इनको लगा कि भाई वैसे ही जो है वो नहीं डालते, कोई कोई व्यक्ति होता है फैमिली की फ़ोटोज़ नहीं डालते, अकेले की डालते। तो इन्होंने भी उनको अप्रोच किया, उनसे चैट की कि भाई और क्या हाल है, कैसे हैं, क्योंकि कॉलेज फ्रेंड्स थे। तो किया तो इनको ये बात पता लगी कि उन्होंने वाकई में
इनके विवाह को तो हो गए 25 वर्ष, है ना, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक विवाह किया नहीं है। और उन्होंने बातों बातों में इनको बताया है, उन्होंने कहा कि देखो मैंने तुमसे कहा था कि भाई अगर मेरे जीवन में अगर मैं विवाह करूँगा तो मैं आपके साथ करूँगा, वरना मैंने किसी के साथ विवाह करना ही नहीं है। तो मैं ये बात खाली बोलता नहीं था, मैं सीरियस था इस चीज़ को लेकर के। तो कहती हैं कि मुझे, कह रही मैं बहुत रोई, मुझे बहुत पछतावा हुआ कि भाई शायद मैं थोड़ा हिम्मत कर लेती तो भाई उनके साथ विवाह हो जाता। देखो इतना प्रेम करने वाला व्यक्ति था और भाई मेरी वजह से वो पूरा जीवन भर अकेला रह गया। और भाई ये जो इमोशनली जो मेरी नीड पूरी नहीं हुई, जो मैं ये झगड़ों में, स्ट्रेस में, टेंशन में ही रह गई, अगर मैं वहाँ विवाह करती तो ये शायद मुझे नहीं झेलना पड़ता, ये शायद मुझे नहीं देखना पड़ता। तो कह रहे कि मैं फिर अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के माध्यम से ये भी जानना चाहते थे कि वो लड़का जिसके साथ मेरी इतनी ज़्यादा आत्मीयता थी वो कौन है मेरे पूर्व के जीवन से, उससे मेरा क्या कनेक्शन है। और भाई विवाह नहीं हो पाया, तो जब विवाह होना ही नहीं था तो वो जीवन में क्यों आया, और ये आत्मीयता हमारे को इतनी फील हुई। तो उनसे भी, ये जो क्रिश्चियन लड़का है उनसे पास्ट लाइफ का क्या कनेक्शन है, इसके बारे में ये जो बहन है वो जानना चाहते थे। तो ये इनका बैकग्राउंड है दोस्तों, ये इनका पूरा वो है कि किस किस के साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो अभी हम आपको ये बताएंगे कि जब फिर ये अपने पूर्व के जीवन की यात्रा पर जाती हैं तो किस प्रकार के जो दृश्य हैं वो इनको इमर्ज होते हैं। तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो पहला पूर्व का जीवन ये देखती हैं, है ना। एक्चुअली उन्होंने 2 पूर्व के जीवन देखे थे, काफ़ी सिमिलर पैटर्न था। और इनके जो पूर्व का जीवन है ना दोस्तों, उसमें से एक ऐसी गहरी शिक्षा निकल करके आती है जिससे हमारा जो समाज है उसको बहुत बहुत सीख लेने की आवश्यकता है। इनकी पूरी कहानी आपको देखने में ऐसे लगेगी कि भाई आज भी इन्हीं के साथ गलत हो रहा है और पहले भी इन्हीं के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो गलतियां तो इन लोगों के तरफ से भी हुई हैं। और वो गहराई जो है, हम गहराई में क्या अर्थ है वो सभी भाई बहनों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, इसीलिए हमने आज का जो ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन का वीडियो है विशेष कर बनाया। तो जी जो पहला पूर्व का जीवन देखते हैं तो उसके अंदर इनको नजर आता है कि चावल के एक खेत के बाहर ये खड़े हैं और अपने आप को एक महिला के रूप में ही देख रहे होते हैं। दोनों हाथ बांध करके महिला खड़ी है, जैसे पता नहीं कुछ नोटिस कर रही हो, किसी को देख रही हो। पैरों की तरफ देखते हैं तो पैरों में कोल्हापुरी चप्पल नजर आती है। और जैसे जैसे महाराष्ट्रियन बहनें जिस प्रकार से जो वस्त्र पहनते हैं उस तरह का वस्त्र इनको नजर आता है। तो महाराष्ट्रियन ड्रेस के अंदर ये अपने आप को देखते हैं। बहुत सारे गहने पहने हुए हैं, मोटे मोटे सोने के कड़े पहने हुए हैं, नाक के अंदर नथ है, लगभग 25-26 वर्ष इनकी आयु है, ऐसा इनको नजर आता है। और खड़े होकर के साइलेंटली ये देख रही हैं, ध्यान से किसी को ऑब्जर्व कर रही हैं कि लोग काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। खुद लगभग 25 वर्ष की आयु की हैं और बहुत सारे मजदूर हैं जो कि खेत में काम कर रहे हैं। तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि भाई ये जो खेत है इन्हीं को बिलोंग करते हैं, वहाँ की जैसे मालकिन टाइप हैं। लेकिन विशेष कुछ लोग हैं जिनको ये नोटिस करने के लिए आए थे कि ये काम कर रहे हैं यहाँ पे या नहीं कर रहे। तो भाई इनसे पूछा जाता है कि भाई किन को आप देख रहे हो, तो ये कहते हैं कि एक बुढ़ा बुढ़ी है, उसको मैं देखने के लिए यहाँ पे आई। तो इनको कहा जाता है कि ठीक है भी आप उनको बुलाओ। तो ऐसा देखने में आता है कि एक व्यक्ति है जो कि लगभग 60 वर्ष की आयु का है और एक महिला है जो कि 55 वर्ष की आयु की है। उनको ये आवाज़ दे करके बुलाती है, उनसे पूछती हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, कैसा नहीं करते। तो वो जो है थके हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़े अनविलिंग दिखाई दे रहे हैं कि वो खेत में काम कर रहे हैं। और उनकी आंखें जैसे बताती हैं कि भाई उनको खेतों के अंदर नहीं होना चाहिए, उनके साथ ये गलत हो रहा है। तो इनसे पूछते हैं कि भाई क्या, इनसे पूछा जाता है कि भाई क्या आप कोई अत्याचार कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। तो ये ऐसा कहती हैं कि ये जो पति पत्नी है ना, दोनों चोर हैं और चोर हैं इसी वजह से ये खेतों के अंदर काम कर रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि भाई आप ये कोई बंधुआ मजदूर हैं आपके। तो कहते हैं कि बंधुआ मजदूर ये नहीं है, लेकिन बंधे तो हम इनके साथ हुए हैं क्योंकि हम इनको जो है त्याग नहीं सकते।
इनको हमारे को अपने साथ रखना ही पड़ेगा। और इनसे पूछा जाता है कि भाई ये कौन सा समय है, क्या है, तो 1800s का समय नज़र आता है, 1814 1815 टाइप नज़र आता है। और ऐसा इनको फीलिंग आती है कि इनके जो पति हैं पूर्व के जीवन में, जिस जीवन में हैं, वो हैं तो भारतीय मूल के, लेकिन ब्रिटिश जो राज है और जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके लिए जो इनके पति हैं वो काम करते हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर वो कोई ऑफिसर है महाराष्ट्रियन, लेकिन ऑफिसर और बहुत कुछ संभालते हैं। और इनकी अपनी भी एस्टेट जो है काफ़ी बड़ी है। तो मतलब शरीर इंडियन का है लेकिन आत्मा अंग्रेजों की, समझो, थोड़ा इस प्रकार से हिसाब किताब है। तो इसको फर्दर एक्सप्लोर किया जाता है कि भाई ये जो यहाँ पे जो मजदूर काम कर रहे हैं, जिनको लग रहा है कि उनको खेत में नहीं होना चाहिए, और आप एक प्रकार से विशेष देखने के लिए आए हो कि खेत में है ये बुड्ढा बुड्ढी या नहीं है, तो क्या चक्कर है, कौन है ये, थोड़ा बताओ, क्यों ये खेत के अंदर हैं। जब ऐसा बोला जाता है तो कुछ समय पहले के दृश्य के अंदर ये चले जाते हैं, और इस बार खेत में ना खड़े होकर के ये अपने घर में खड़े होते हैं। और घर इतना बड़ा है कि उसका जो ड्राइंग रूम ही इतना बड़ा है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा सा झूमर है। घर में कई नौकर हैं, और उन्हीं सब नौकरों में या काम करने वाले लोगों के अंदर वही महिला जो लगभग 55 वर्ष की आयु की थी, जो खेतों के अंदर थी, वही इनको खेतों में ना दिखाई दे करके किचन में दिखाई देती है। किचन में वो कुछ काम कर रही हैं, और उसको लेकर के ये कुछ सस्पिशियस हैं, क्योंकि इनको कुछ ऐसा पता लगता है, कहीं से खबर आती है कि ये जो बुढ़िया है ना, ये कुछ ऐसा मिला करके तुम्हें खिलाती है जिसकी वजह से तुम गर्भवती नहीं हो पा रही हो। इसका जो पति है ये एक तो टोने टोटके करना बहुत जानती है, और इसका जो पति है वो बाहर से कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ हर्ब्स जो कि डेट्रीमेंटल होती हैं, हेल्थ के लिए नुकसान पहुंचाने वाली होती हैं, वो ले करके आता है। उनको कूट करके ये तेरी चाय में, तेरे खाने में तुझे खिलाती है, जिससे कि तुझे बच्चा ना हो सके। तो अपेरेंटली ऐसा समझ में आता है कि पूर्व के जीवन में जो इनका पति है वो लगभग 30-32 वर्ष की आयु का है। बहुत बहुत प्रेम करता है इनसे। 5-1 वर्ष हो चुके हैं इनके विवाह को, इनको बच्चे नहीं हुए हैं, लेकिन पत्नी और जो पति है उसका आपस में प्रेम इतना ज़्यादा है कि बच्चे ना भी हों तो उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात जो है वो अपने पति के कान में डालती हैं कि भाई ऐसा ऐसा है। तो इनका पति कहता है कि लेकिन हम कुछ कर थोड़ी सकते हैं, इनको हम यहाँ से निकाल थोड़ी सकते हैं, और क्या पता तुम्हारा कोई कान भर रहा हो। इनको ये भी पता लगता है कि जो महिला किचन में काम करती है वो घर से कई सारी चीज़ें जो हैं रेगुलरली चुराती है, अपने पति को देती है, पति उन चीज़ों को मार्केट के अंदर बेचता है, और बेच करके ये लोग जो है पैसे अपने पास इकट्ठे करते रहते हैं। ये बात भी अपने पति को बताती हैं, लेकिन पति किसी भी प्रकार का एक्शन लेने में थोड़ा सा अनविलिंग दिखाई दे रहा होता है। लेकिन ऐसा दिखता है कि इनको बहुत ज़्यादा टीस है, इनको बहुत ज़्यादा खुंदक है कि ये लोग चोरी कर रहे हैं। अब दोस्तों, आप लोगों को भी ऐसा ही लग रहा होगा कि भाई चोरी कर रहे हैं तो हाँ, घर का कोई मालिक है उसको तो तकलीफ होएगी ना, तो वो तो चाहेगा ही। तो लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा ट्विस्ट है जो कि बाद में समझ में आता है। पहले बता देते हैं कि कुछ ऐसा होता है कि ये ना फिर ताक में होती हैं कि इसको ना मैं रंगे हाथ चोरी करते हुए पकड़ूंगी और फिर मैं इसको बताऊंगी। तो ऐसा ही होता है कि ये रंगे हाथ जो है उसको चोरी करते हुए पकड़ लेते हैं, वो महिला को, उसकी बहुत बहुत बेइज्जती करते हैं, और उसको ये बोलते हैं कि आज के बाद तू घर के चूल्हे के अंदर, चौकी के अंदर नहीं घुसेगी, यहाँ पे घर के अंदर नहीं घुसेगी, तू घर के बाहर रहोगे तुम। जैसे इनका महल नुमा घर है, महल नहीं है लेकिन बहुत बड़ा घर है, तो घर के प्रांगण के अंदर कई झोपड़े भी बने हुए हैं, मतलब इस प्रकार के कि भी वहाँ पे छत डली हुई है, वहाँ पर रहा जा सकता है। उसके अंदर घर जैसी शान शौकत नहीं है, लेकिन जैसे सर्वेंट क्वार्टर बना रखे हैं। तो घर से दोनों पति पत्नी को ये बाहर कर देती हैं और सर्वेंट क्वार्टर के अंदर जो है रहने के लिए मजबूर करती हैं, और कहती हैं घर की दहलीज में नहीं आओगे, तुम खेतों के अंदर तुम लोग काम करोगे, जहाँ पर कुछ भी चोरी करने की अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो वो लोग जो हैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं इस चीज़ से। तो आप सोचेंगे कि भाई नौकर हैं, मालिक बताएगा कि नौकर को कहीं पर काम करना है, लेकिन अब ट्विस्ट इसके अंदर ये है, ये समझ में आता है कि वो जो बुजुर्ग दंपति हैं वो दरअसल इनके चाचा ससुर और चाची सास हैं, यानी कि इनके पिता के चाचा चाची हैं वो।
और इनके अपने भी सास ससुर हैं वहाँ पे। तो इनके जो अपने सास ससुर हैं, थोड़ा पहले हम कैरेक्टर्स का बता देते हैं और फिर बता देते हैं उनकी ऐसी दुर्दशा क्यों है। जो इनके अपने सास ससुर हैं, उनको ये अपने इस जीवन के अंदर जो वो लड़का प्रेम करता था इनसे कॉलेज में, उनके माता पिता जो हैं, उनकी उनको फीलिंग आती है कि उसके जो भी माता पिता हैं वो ही पूर्व के जीवन में इनके सास ससुर थे। और जो लड़का कॉलेज में पढ़ने वाला इनसे प्रेम करता था, जिसने आज तक विवाह नहीं किया है, उसको ये अपने पूर्व के जीवन के पति के रूप में देखती हैं जो इनसे बहुत प्रेम करता है। और ये दोनों उसके चाचा चाची हैं। कुछ ऐसा था कि जो इनके चाचा जी थे, उनका ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, थोड़ा जुआ वगैरह भी शायद खेलते थे, कुछ उनको बुरी आदतें थी। फिर उनकी जो पत्नी थी वो भी कम पढ़ी लिखी आई थी, मतलब उसको बिल्कुल कुछ भी जैसे समझ में नहीं आता था, बहुत उसका कि भाई थोड़ा नेचर उन लोगों का ठीक नहीं था। तो जब इनके चाचा का उनकी चाची से विवाह हुआ था, तो किसी घरेलू विवाद के चलते पूर्व के जीवन के अंदर जो इनके दादा ससुर थे, यानी इनके पति के इनके पति के जो दादाजी थे, उन्होंने इनके चाचा और चाची को अपनी विल में से जैसे बेदखल कर दिया था कि जो मेरी ये प्रॉपर्टी है उसके अंदर इन दोनों का कोई मतलब जो है नहीं बनता है। और जो इनके ससुर थे उनको जो है पूरी प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया था। तो उनको निकाला इसलिए नहीं जा सकता था कि वो प्रॉपर्टी से तो बेदखल हो गए, यानी अपने पिता की मृत्यु के बाद आइडियली उनको मालिक होना चाहिए था, एटलीस्ट आधी प्रॉपर्टी का तो मालिक होना चाहिए था। तो मालिक तो वो रहे नहीं और उनको बेदखल कर दिया था, लेकिन रिश्ता तो था। तो उनको छत प्रोवाइड करना, जैसे एक प्रकार से फिर भी इनके जो पति हैं या जो इनके पति के पिता हैं पास्ट लाइफ में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, घर में रखा गया था। तो वो थे तो चाचा जी, तो उनको अलग नहीं किया जा सकता था, है ना, जिसकी वजह से वो वहाँ पर रह रहे थे। अब दोस्तों देखने में ऐसा आता है कि भी वो चोरियां कर रही थी घर के अंदर। अब किसी इंसान का तेज या तीव्र नेचर हो सकता है ना, लेकिन उसकी वजह से उसकी सारी प्रॉपर्टी अगर छीन ली जाए, है ना, और वो उसी घर में रहता भी हो, तो वो व्यक्ति तो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगा ना कि यार मेरा हक बनता है। तो उसके पर्सपेक्टिव से वो चोरी नहीं है, उसके पर्सपेक्टिव से वो उसी की चीज़ें हैं जो कि उनसे छीन ली गई हैं और वो करके उसका अपना जो है वसूल करना चाहते हैं। और उनकी दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो चाची है ना, वो बड़ी है, चाचा है वो बड़े हैं, और उनके भतीजे की जो बहू घर के अंदर आई है, ठीक है, उसने एक प्रकार से जैसे उनको घर से बाहर निकाल दिया। या जैसे बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि जैसे आए तो ये ज़्यादा नोटिस करते थे उनको कि वो क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। और इनको इनके पति जो थे पास्ट लाइफ के अंदर, ही वॉज ओके कि ठीक है कर रहे हैं, करने देना, इतना कोई वो थोड़ी ले जाएंगे, पूरी हवेली थोड़ी खिसका के ले जाएंगे अपने साथ, थोड़ा बहुत है करने दें उनको, है ना। लेकिन इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, तो इन्होंने उनको रोका और फिर जैसे खेतों के अंदर उनको काम करने के लिए मजबूर किया। और उसके बाद फिर जो है वो हवेली या वो घर जिसके अंदर असली में उनका भी हिस्सा बनता था, कभी उस हवेली के अंदर उनको आने नहीं दिया। वो सर्वेंट क्वार्टर्स के अंदर हमेशा रहते रहे। और पूरा जीवन भर हम ऐसा समझते हैं कि इनको ब्लेम करते रहोगे कि ये यहाँ पे आई है, ज़्यादा तेज बनी है, इसने हमारे को घर से बाहर निकलवा दिया। उनके बाबूजी ने तो निकाला ही था, लेकिन इसने तो परमानेंटली जैसे घर से बाहर निकाल दिया। और अभी तक आप समझ गए होंगे इस बात को दोस्तों कि इनके इस जीवन के अंदर जो इनके पति हैं और इनकी जो सास हैं, वो पूर्व के जीवन के वही सास जो हैं वो चाची सास थी, पास्ट लाइफ में महिला थी। और जो इनके पति हैं यानी इनके सास के बेटे, वो पूर्व के जीवन में उनके पति थे। दोस्तों ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ पर बहुत सारी सासू सास जो होती हैं, उनका केस ऐसा नज़र आता है कि वो अपने बेटों का ब्याह तो करवा देती हैं, लेकिन अपने बेटे को बिल्कुल भी छोड़ा नहीं जाता, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहती हैं। इनफैक्ट चाहती हैं कि उन्हीं के कमरे के अंदर सोए, अपनी बीवी के साथ जा करके उसके कमरे में ना सोए, है ना। तो थोड़ी दूरी बनी रहे दोनों के बीच में। हमने बहुत सारे पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे हमने ऐसे केसेस देखे हैं, पर्सनल लाइफ में भी हमने देखे हैं ये वाला केस होते हुए। तो ऐसा देखा जाता है कि इस प्रकार के जो माँ और पुत्र का जो संबंध होता है, इनका पूर्व जीवन का जोड़ा होता है। ये पति पत्नी रहे होते हैं, तो वो पुरानी जो उनकी इंस्टिंक्ट होती है ना कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो जाती नहीं है। और उसकी वजह से वो जो है अपना जो बेटा होता है उसका घर खराब करके रखती है। तो एनीवेज, तो ये
एक जीवन जो है इनको ऐसा दिखाई देता है, जो कि 1800s का जीवन था, अर्ली 1800s का जीवन था। तो ये देखते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा देखने में आता है कि भाई ठीक है, आप लोग के बीच में कार्मिक अकाउंट था, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि भाई इतनी ज़्यादा दुश्मन बन गई है आपकी ना, आपने और क्या किया है? तो क्या आपने और भी कुछ इन लोगों का बुरा किया है? भाई पिछले जीवन में तो उनका घर बार चलता रहा, रोटी उनको मिलती रही, लेकिन आपने और भी कुछ बुरा किया है। तो एक और जीवन सामने आया जिसके अंदर सिमिलर सा पैटर्न था, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिर स्पिरिट गाइड से इनको क्या गाइडेंस मिला उसके बारे में भी आप सभी को हम बताते हैं, और फिर हमारा इस पे क्या कंक्लूजन है, हमने क्यों ये वीडियो आज बनाया, उसके बारे में भी आपको हम बताते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कि जब ये फिर दूसरे पूर्व के जीवन के अंदर जाती हैं तो उसके अंदर भी जो है ये एक महिला के रूप में ही अपने आप को देखती हैं, लेकिन इस बार जो जीवन है वो साउथ इंडिया में कहीं का जीवन इनको नज़र आता है। अच्छा भरा पूरा परिवार है। इस बार जो है इनके घर के अंदर इनके पति भी होते हैं और इनका ये विवाहित होते हैं फिर से, और इनके 2 बच्चे भी होते हैं पूर्व के जीवन में। जो 2 पिछले जीवन में, अभी ये जो 1900s वाली जो लाइफ इनको नज़र आती है उसमें 2 लड़के होते हैं। उनको देखते हैं तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि भाई जो छोटा लड़का है वो इनके इस जीवन का लड़का ही है, और जो बड़ा लड़का है वो इनके इस जीवन की पुत्री है। पति को देखते हैं तो एक बार फिर से जो पति है वो आज का पति ना नज़र आकर के वही वाला व्यक्ति जो है पति नज़र आता है, जो कि कॉलेज के अंदर जो है जिनके साथ ये विवाह करना चाहते थे, प्रेम प्रसंग में थे, तो वो इनको नज़र आते हैं। बहुत अच्छा जीवन है, लेकिन ये जो हैं कुड़कुड़ से और झगड़ों से बहुत परेशान है। अच्छा जीवन है लेकिन झगड़ों से परेशान है। किसके झगड़ों से परेशान है? इनके घर के अंदर नेपाल के ओरिजिन के 2 नौकर काम करते हैं, जो कि बहुत बहुत पुराने हैं, यानी इतने पुराने नौकर हैं जो कि इनकी शादी से पहले के हैं। और जो दोनों हैं, दोनों पति पत्नी हैं, बहुत बूढ़े हैं, मिड 60s के अंदर हैं, 65 66 के ऐसे कुछ हैं, और वो ना बड़े ही ज़्यादा कलेशी हैं। इतने ज़्यादा कलेशी हैं कि नौकर होने के बावजूद भी, जैसे इनके बच्चे भी अगर खेल रहे होते हैं और वो लोग कुछ काम कर रहे हैं तो उनको बुरी तरह से डांट करके भगा देते हैं। तो ये अपने पति को कई बार बोलती हैं कि भाई इनको आपने क्यों रखा हुआ है, घर का माहौल ख़राब करके रखते हैं दोनों। हमें कुछ नहीं कहते, झगड़ते आपस में ही हैं दोनों, एक दूसरे का सर पाड़ते हैं, लेकिन माहौल बड़ा ख़राब होता है यार, मैं जो है मुझे बहुत परेशानी होती है। तो इनके जो पति हैं पूर्व के जीवन के अंदर, वो इनको समझाते हैं कि भाई ये दोनों इतने बुज़ुर्ग हैं, मैं समझता हूँ दे आर वेरी क्रैंकी, झगड़ा करते हैं, नेगेटिव हैं, बहुत नेगेटिव वाइब आती है, लेकिन इस उम्र में ये लोग कहाँ जाएंगे? इन्होंने पूरी ज़िंदगी भर हमारे यहाँ पे नौकरी करी है, तो हम इनको ना हटा नहीं सकते। तो भाई फिर ये होता है, लेकिन ये जो है बहुत बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं इस चीज़ से। और जब से जैसे इनका विवाह हुआ होता है तो इनके मन में तो यही गोल होता है कि यार कैसे भी करके ना इनको निकालना है मुझे, मैं इनसे जो है बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ऐसा ये देखते हैं कि किसी दिन कोई गलती हो जाती है ज़्यादा उनसे। इनके पति जो हैं वो बाहर किसी ट्रिप पे गए होते हैं अपने बिजनेस या उसके चलते, तो पीछे से जैसे वो दंपति से कोई गलती होती है और वो झगड़ रहे होते हैं आपस में, तो ये सीधा क्या करती हैं, उनका जो भी बोरिया बिस्तर होता है, जो भी उनका कपड़े लत्ते वगैरह होते हैं, उनको बोरियों के अंदर बांधती हैं और बोरियों को घर से बाहर पटकती हैं और उनको धक्के देकर ही घर से बाहर निकाल देती हैं और उनको कहती हैं कि हमारे को तुम्हारे जैसे जो नौकर हैं उनकी कोई आवश्यकता नहीं है, और उस दिन तक का जो उनका हिसाब होता है वो हिसाब कर देती हैं और पैसा जो उनके हाथ में रख देती हैं और उनको भगा देती हैं। वो काफ़ी इनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, इनको बोलते हैं कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल भी जो उनकी बात नहीं सुनती है और उनको जो है घर से बाहर निकाल देती है। फिर ऐसा दिखाई देता है कि भी इनके जो पति हैं वो वापस आते हैं और वो काफ़ी इनको बोलते हैं कि भी तुम्हारे को ऐसा नहीं करना चाहिए था। डिस्कशन होता है तो ये जैसे अपने पति को समझाने का प्रयास करती हैं कि भी देखो मैंने उनके साथ कुछ गलत नहीं किया, मैंने उनसे कुछ लिया तो नहीं, और जो भी उनका मेहनताना बनता था वो मैंने उस दिन तक का तो दे दिया ना उनको, पैसे अपने पास तो नहीं रखे। तो इनको ये बात समझाई जाती है कि भाई आपने पैसे उनके रखे, भाई वो तो उनकी कमाई ही थी, वो तो उनको देना ही था,
लेकिन जब इतनी उम्र तक कोई व्यक्ति आपके यहाँ पे काम करता है ना, तो वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसको कुछ सिक्योरिटी मिलेगी। वो सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं कर रहे होते, उनको पता होता है कि उनके सर पे छत भी है, वो भी होगी। अब आपने इस उम्र में उनको निकाल दिया। अब हम लोग साउथ इंडिया में रहते हैं, ये लोग साउथ इंडिया के रहने वाले थे, साउथ इंडिया में रहते हैं, और वो लोग नेपाल के रहने वाले हैं। नेपाल हो गया नॉर्दर्न साइड ऑफ इंडिया, और फिर उसके बाद भी वही दूसरा देश हो गया ना, वो उस तरफ के रहने वाले हैं। तो वो कैसे वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ उनका क्या हिसाब किताब है, कुछ हमारे को पता नहीं। पैसे उतने पर्याप्त होंगे या नहीं होंगे, कैसे उनको छत मिलेगी, कैसे उनको खाना मिलेगा, ये आपने सोचा बिल्कुल भी? तो ये कहते हैं कि भाई नहीं, लेकिन फिर भी जो है उनके कलेश से इतना ज़्यादा परेशान थे कि बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करना चाहते थे। ठीक है जी। तो फिर एक दृश्य ऐसे सामने आता है कि भाई जो बच्चे हैं, बच्चों को घर पे छोड़ के, बच्चे 10-12 साल टाइप्स के हैं, उनको घर पे छोड़ के जो है जो ये पति और जो पत्नी हैं घूमने के लिए जाते हैं। जहाँ पर इनका घर है वहाँ पर काफ़ी सारे पहाड़ वगैरह हैं, तो पहाड़ों में ही घूमने के लिए जाते हैं। और एक पहाड़ी पे पति पत्नी खड़े होते हैं, वादियों को देख रहे होते हैं। अचानक से इनको कोई धक्का देता है और दोनों पति पत्नी जो हैं वो खाई में जा कर के गिर जाते हैं, और खाई में गिर करके जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। तो जैसे मृत्यु हो जाती है तो एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई आप गिरे हो, अपनी एस्ट्रल बॉडी आपकी, आपका आत्मा शरीर से बाहर निकली, उसको ऊपर जा करके देखो किसने गिराया है। तो इनको ऐसा दिखाई देता है कि वही दंपति जो नेपाली थे, उन्होंने जो है इनको धक्का दे दिया था। और उनके मन में बहुत आक्रोश था, क्योंकि वो सड़कों पे धक्का खा रहे थे, मतलब धक्के खा रहे थे। उनके लिए पैसा शायद उनके पास ख़त्म हो गया था, भूखे भी थे, और उनके सर पे छत नहीं थी, तो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। और उनको बहुत ज़्यादा क्रोध था इस चीज़ का, बहुत ज़्यादा जैसे द्वेष था, बदले की भावना थी उनके अंदर कि भाई हमारे को जो है ना इन्होंने सड़क पे ले आए। तो उस गुस्से के चलते जो है उन दोनों ने जो है इनको धक्का दे दिया। अब दोस्तों एक बार फिर से हम यहाँ पे बात आप सभी के सामने रखना चाहेंगे। देखो उन्होंने वो, अब फिर वही जो दंपत्ति थे, जो नौकर थे इनके, यहाँ पे हमने बताया था सिमिलर पैटर्न है। तो वो इनके इस जीवन के पति और इस जीवन की सास है। ठीक है। तो देखने में ऐसा आता है कि भाई उन्होंने इनको मार भी दिया, वो तो खुद कलेशी थे, या उससे पिछले जीवन के अंदर कोक बांध रखी थी, ये सब वो कर रहे थे। लेकिन अपेरेंटली अगर इस कहानी को देखा जाए और उनका जो व्यवहार देखा जाए, उसके अंदर वो जो दोनों आत्माएं हैं जो कि बुरा कर रहे हैं, उनसे हमेशा जैसे उनका हक छीना गया है। वो अपना हक लेना चाहते हैं। अभी जो 1800s वाली लाइफ थी, उसके अंदर वो घर के मालिक थे ना, आधा घर उनका बनता था, लेकिन वो वहीं पर नौकरों की तरह रह रहे थे। उसके बाद घर के बाहर झोपड़े के अंदर रह रहे थे। पहले नौकरों की तरह घर में रह रहे थे, वो जिसने किया वो किया, लेकिन उसके बाद झोपड़े तक पहुंचाने का जैसे पार्ट था वो इन बहन का ही था, है ना। और आप नेक्स्ट लाइफ देखेंगे तो उसके अंदर भी किसी न किसी प्रकार से उसी परिवार के अंदर वो लोग सेट थे, चाहे नौकर बन करके, है ना। अपने हिस्से का वो जो घर और संपदा उनको एंजॉय करने को मिलना चाहिए, जो छत उनको मिलनी चाहिए, जिससे उनको बेदखल कर दिया गया था, वो आत्माएं उसको प्राप्त कर रखा था। लेकिन एक बार फिर से ये बहन निमित्त बनी उनको घर से बेदखल करने का, घर से बाहर निकालने का। तो ये जो बहन है, इनका अपेरेंटली इन लोगों का और भी पुराना कोई कार्मिक अकाउंट होगा जो कि सामने नहीं आया। ऐसा हम समझते हैं कि और पीछे के जन्मों में जाएंगे तो ये बात समझ में आएगी कि ये जो बहन है हमेशा उन लोगों के सर से छत छीन लेती थी। इन्होंने छीना है, जिसके प्रतिकार स्वरूप फिर उन लोगों ने रिएक्ट किया, है ना। वो रिएक्ट करते, उन्होंने इनके प्राण ले लिए, उन्होंने ठीक नहीं किया, लेकिन उनका हक या जो उनको मिलना चाहिए था उसको जैसे उनको वो ना मिले, इस चीज़ के अंदर इन बहन का बहुत बड़ा एक पार्ट रहा है। अच्छा, फिर इनके जो ब्रदर हैं उनका सुसाइड कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा बहुत वो भी है। लेकिन एक और छोटी सी बात है यहाँ पे दोस्तों, उसके बारे में बात करना चाहते हैं। ऐसा ना भारतीय परिवारों के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। हमारे यहाँ पे ना क्या है, हिसाब में बहुत गड़बड़ है। हमारे यहाँ पे ऐसा देखने में आता है कि हम लोग ना हिसाब के हिसाब से नहीं चलते, जो चीज़ जैसे होनी चाहिए उसके हिसाब से हम लोग नहीं चलते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है, कौन क्या कर देगा,
उसके अनुसार हम लोग ज़्यादा चलते हैं। उदाहरण के तौर पे जो इनकी पहली वाली लाइफ है, जो इनके दादा ससुर रहे, जिन्होंने अपने ही छोटे बेटे को जायदाद से बेदखल कर दिया, है ना, भाई उसकी कुछ आदतें ठीक नहीं होंगी, तो क्या होता है कि भाई ये तो प्रॉपर्टी को ख़राब कर देगा, है ना, मेरे जाने के बाद प्रॉपर्टी को ख़राब कर देगा, इस वजह से उसको बेदखल कर दो। लेकिन आपके जाने के बाद आप अपनी विल में लिख करके जा रहे हो कि उसको कुछ नहीं मिले, आपके जाने के बाद जो आपकी लेगेसी है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, वो आपके तो किसी काम की है नहीं। तो आपकी जो संतान है, वो संतान आगे क्या करती है उसके साथ, वो उनकी प्रॉब्लम है। आपको जो है उनको बराबर बराबर बांट करके जाना चाहिए ना, है ना। आपने एक लड़के को अधिकार दे दिया और दूसरे को एकदम से मालिक से नौकर बना दिया, है ना, तो हो सकता है उसकी कुछ आदतें ठीक ना हो, लेकिन उसका जो हक बनता है वो उसका हक बनता है। इसी प्रकार से हमारे समाज में से देखा जाता है कि परिवार के अंदर 3 लड़के हैं, उनमें से कोई एक लड़का डिसाइड कर लेता है या किसी कारणवश जो उसका विवाह नहीं होता। बहुत बार तो ऐसा होता है, इसी सोच के चलते भाभियां होती हैं, वो अपने छोटे देवर का विवाह नहीं कराती या होने नहीं देती हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि अगर इसका विवाह नहीं होगा तो इसके हिस्से की जो प्रॉपर्टी है वो भी हमारे को मिल जाएगी। हमारे को पूरे जीवन में दोस्तों ये वाला ना लॉजिक आज तक समझ में नहीं आया कि एक पिता है, पिता की 3 संतान हैं, पिता के जाने के बाद तीनों संतानों के अंदर सब कुछ बराबर बराबर बंटना चाहिए। आगे वो शादी कर रहा है, नहीं कर रहा, अच्छा जो शादी करेगा उसको ज़रूरत होती है, जो शादी नहीं करता उसको ज़रूरत नहीं होती। इसका इस बात से क्या लेना देना कि उसका जो पिता है या जो उसकी माता है, उसकी प्रॉपर्टी है, उसके अंदर उसका हक है ना। तो जो बंटवारा होना चाहिए वो हक के हिसाब से होना चाहिए। लेकिन ये जो सारी बातें हैं, हम ऐसा पर्सनली समझते हैं और हमने देखा है लोगों को करते हुए कि ये वाली बातें समाज में इसलिए कंस्ट्रक्ट की जाती हैं क्योंकि वो लोग जिनका इन बातों पे, जैसे इन बातों का आधार लेकर के ना ज़्यादा प्रॉपर्टी उनको मिल जाएगी, इस चीज़ के लिए इन बातों को बढ़ावा दिया जाता है ना। तो जैसे ना ये जो दूसरों का हक छीनने का तरीका है, जैसे एक प्रकार से कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति है कि वो ये ना ध्यान के मार्ग पे आगे बढ़ा, धर्म कर्म का काम कार्य ज़्यादा करना चाहता है, वो विवाहिक जो जीवन है उसके अंदर वो नहीं पढ़ना चाहता, क्योंकि उसको पता है कि भाई वो वाली अगर मैं जिम्मेवारियों में चला जाऊंगा तो ये जो परमात्मा के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, जो विश्व के प्रति मेरे को जो कर्तव्य का निर्वाह करना है, मैं वो नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो कोई भी बच्चा अगर इस प्रकार की धारणा से आगे बढ़ना चाहता है, फिर उसको प्रॉपर्टी नहीं देंगे। अब एक व्यक्ति जो सिर्फ अपना घर चलाना चाहता है, उसको धन की, संपदा की, प्रॉपर्टी की ज़्यादा आवश्यकता है, या एक व्यक्ति जो पूरे समाज का कल्याण करना चाहता है, एक पर्पस ड्रिवन लाइफ जीना चाहता है, हो सकता है आगे जाकर के वो विवाह कर ले, लेकिन वो अभी वो पर्पस की तरफ वो बढ़ना चाहता है। क्या पर्पस की तरफ बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है? क्या उसमें रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है? क्या उसको सोने के लिए छत नहीं चाहिए? क्या उसको पहनने के लिए कपड़े नहीं चाहिए? अगर वो समाज के लिए कुछ करना चाहता है या ध्यान में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसका इस चीज़ से क्या लेना देना कि वो आपकी संतान है ना। तो हम ऐसा समझते हैं कि आज इनकी सास इनको वो दुख दे रही है, वो आत्मा या पति वो प्रेम नहीं दे रहा है, उसके मन में इनके प्रति भावना नहीं है, देखने में बहुत बुरा लगता है। और देखने में ऐसा लगता है कि भी उन्होंने तो धक्का दे दिया था, या वो तो कलेशी थे, दोनों नौकर, है ना। लेकिन अपेरेंटली उन लोगों के साथ बहुत जैसे एक प्रकार से अन्याय हुआ था, है ना, और उनसे उनका हक छीना गया था, और वो हक छीना रहे और उन लोगों की और दुर्दशा हो, उसके अंदर इन बहन ने बहुत ज़्यादा जो है पार्ट प्ले किया। तो हमारे जो चैनल के बहुत सारे दर्शक हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन भी होंगे जो कि फिर इस चिंता में आगे बढ़ते होंगे, जो ये दिमाग लगाते रहते होंगे कौन सी संतान को आगे हैंड ओवर करना चाहिए। तो हम ऐसा समझते हैं कि हमारी इस वीडियो के माध्यम से वो लोग कुछ शिक्षा लेंगे और इस बात को समझेंगे कि जो हिसाब है ना उसको ना क्लियर रखना। हम लोग क्या, ये क्यों होता है ऐसा, क्योंकि हमारे इमोशंस हैं, हमारे वंश को कौन अच्छे से आगे बढ़ाएगा, वंश का नाम कौन अच्छे से करेगा, तो उसका ये अधिकार मिलता है। इमोशन के हिसाब से जब हम कैलकुलेशन करते हैं, बंटवारा करते हैं, तो उसके अंदर क्या है, इमोशंस हमेशा डिस्टर्ब होते हैं, है ना। तो जो हिसाब है वो हिसाब के हिसाब से अगर हम करेंगे तो हमेशा हम क्लियर रहेंगे, हमेशा वो। जैसे कि उदाहरण के तौर पे दोस्तों, हमारे अपना ना, हमारे एक, आपको पता है कि हमारा जब हमारे बिजनेस के लॉसेज हुए स्पिरिचुअलिटी में आने से पहले, तो ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ का कर्जा हो गया और बहुत सारे लोगों को पैसा चुकाना था।
तो हमारी एक प्रॉपर्टी थी जिसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, फ्लोर था छोटा सा, 20-22 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी। तो हमारा जो छोटा भाई है उनकी और हमारे बीच में हुआ, तो हमारे छोटे भाई को हमेशा ये स्ट्रेस रहता था, भाई से ज़्यादा इनफैक्ट हमारे रिश्तेदारों को ये स्ट्रेस रहता था कि क्योंकि हमारे ऊपर कर्जे हैं तो कुछ ना कुछ हम ऐसा कर देंगे कि वो जो पूरी प्रॉपर्टी है हमारे कर्जे के अंदर ही चली जाएगी। लेकिन क्या है प्यारे भाई और बहनों कि हम ना हिसाब के बड़े पक्के हैं, तो हमारे ऊपर कर्जा है, प्रॉब्लम है, वो अलग बात है। लेकिन एक प्रॉपर्टी है जो हमारे पेरेंट्स हमारे लिए छोड़ करके गए हैं, मेरा और मेरे भाई का, दोनों का हमारा नाम है उसके ऊपर। हम दोनों का नाम नहीं भी होता, उदाहरण के तौर पे हमारा भी नाम होता, तो भी वो जो प्रॉपर्टी है हम दोनों को बिलोंग करती है, आधी उसकी आधी मेरी। और जब फिर हमारा जो हिस्सा था, हमारा जो शेयर का पैसा आया, वो हमारा तो कर्जों के अंदर ही चला गया। लेकिन हमने जो है इस किसी भी चीज़ को इस चीज़ का आधार नहीं बनाया कि भाई उसका जो हक है वो हमारे को मिल जाए। अगर हमने कोई बिजनेस किया था, उसके अंदर लॉसेज हो गए, उसके अंदर कर्जे हो गए, वो हमारी प्रॉब्लम है। उसकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति अपना शेयर छोड़ दे, या उसको भी तो कुछ ना कुछ ज़रूरतें होंगी ना उसकी लाइफ के अंदर, हमारी प्रॉब्लम बड़ी हो सकती है। लेकिन हिसाब हिसाब है, आधा उसका आधा हमारा। हमने आधो आध किया तो एक अलग ही रिस्पेक्ट जो है पूरे खानदान में हमारे को मिली, क्योंकि पूरा खानदान यही सोच रहा था कि भाई कैसे ना कैसे करके जो है हितेश जो है ये यही ही अपने उसके अंदर खर्च कर लेगा। तो हम लोगों को जो हिसाब है, हिसाब के हिसाब से चलना चाहिए। हिसाब के हिसाब से चलने से क्या होता है, हमारे कार्मिक अकाउंट्स नहीं बनते। जैसे उदाहरण के तौर पे हम अपने ऊपर खर्चा करवा लेते, अपने कर्जे में दे देते, हो सकता है हम अपने भाई को दिलासा दे देते कि मैं तेरे को बाद में दे दूंगा, बाद में कब दूंगा, परिस्थिति बनेगी नहीं बनेगी, हो सकता है हमारे को पार्ट्स में देना पड़े, तो उसके क्या है संकल्प चलते रहेंगे। उसको आज चाहे उसको ना लगे, भाई को परेशानी में देख करके ना उसको ना लगे कि उसका हक छीना गया है, लेकिन हर इंसान की ज़रूरतें होती हैं, हर इंसान के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आगे कुछ कठिन परिस्थिति उसके जीवन के अंदर आ जाए तो उसको लगने लगेगा कि यार इसने मेरा हक छीन लिया है ना, या इसने मेरे साथ गलत किया, मेरी चीज़ मुझे मिलनी चाहिए थी। तो क्या होगा, आगे कॉम्प्लिकेशंस बनेंगे। इसी प्रकार के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं इनके लाइफ के अंदर इनको दुख दे रहे हैं। आज देखो क्या परिस्थिति है, उन आत्माओं ने वो परिस्थिति पैदा कर दी इनके जीवन के अंदर कि जो वो डायरेक्टली उस लड़के से कनेक्टेड थे पास्ट लाइफ के अंदर, जो कि इनके पति थे, इनके इस जीवन के प्रेमी, और हमेशा ये बीच में आ जाती थी। वो तो इनको अपने घर में रख रहा होता था, लेकिन ये उनसे विवाह करके उनके जीवन के अंदर आ जाती थी और फिर इनको जो है धक्के मार के निकाल देती थी, इनको एक प्रकार से बेघर कर देती थी। बार बार इनका ये पार्ट था। तो आप देखो सबसे पहला हिट इन आत्माओं ने क्या किया इस जीवन के अंदर, इस तरह से परिस्थिति बनाई, इस तरह से अपना पार्ट चूज किया कि ये उनसे विवाह ही ना कर पाए। खुद जो पुरुष वाली आत्मा है, खुद उसने इनसे विवाह किया और फिर इनको अपने पास अटकाया। जैसे इनके लिए वो नौकर थे, जबकि वो नौकर नहीं थे, इनके लिए वो नौकर थे, उसी प्रकार से इनकी जो सास है उसकी इच्छा रही है इनको नौकर बना करके रखने की, है ना, इनसे एक एक चीज़ अपने हिसाब से कराने की। वो पुराने जन्मों का फ्रस्ट्रेशन जो है इनसे निकाल रही थी। तो ऑल इन ऑल दोस्तों, ये जो है ना, जो शिक्षा हम देना चाहते हैं वो ये है कि इंसान जो हिसाब है, हिसाब के हिसाब से अगर हम चलेंगे, बिल्कुल क्लियर रहेंगे, तो हमारे जो कार्मिक अकाउंट्स है, जो कॉम्प्लिकेशंस है, वो कम से कम रहेंगे, है ना। अगर हम इमोशन ड्रिवन फैसले लेंगे कि मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, मुझे लगता है वो नाम रोशन करेगा, मुझे लगता है ये, जब हम ये चीज़ करते हैं तो पूरे उसके अंदर फिर दिखाई देता है कि भी फ़र्क कर रहे हैं, है ना, या उसने सेवा करी तो उसको ज़्यादा मिल रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो उसकी वजह से फिर अनरेस्ट और डिस्प्यूट्स जो हैं वो पैदा होते हैं। तो उसको अवॉइड किया जा सकता है अगर हम हिसाब को क्लियर रखें। दोस्तों, पूर्व की जीवन की यात्रा के बाद जैसे ये वापस अपने स्पिरिट गाइड के पास जाते हैं, तो स्पिरिट गाइड के अंदर इनके माता जी जो गुजर चुके हैं वो इनको नज़र आए थे। तो उनसे 2-3 क्लैरिटीज़ इनको मिली। जैसे एक क्लैरिटी जो है वो ये मिली कि इनके जो ब्रदर हैं उनकी जो मृत्यु हुई उसके अंदर इनकी भाभी का या उनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति का, उनके परिवार वालों का कोई हाथ नहीं है। इनके भाई ने इंडीड सुसाइड किया था। लेकिन वो सुसाइड क्यों किया, वो बताते हैं कि जो तुम्हारी सास है वो अनन्य मतलब अनेकों अनेक प्रकार के जो ब्लैक मैजिक टोना टोटका तुम लोगों पे कराती रहती है। उसने एक बहुत ही तीव्र तांत्रिक क्रिया कराई थी तुम्हारे ऊपर, जो कि प्राण घाती थी। लेकिन तुम्हारे भाई का और तुम्हारा आपस में बहुत ज़्यादा आत्मिक कनेक्शन था
और उसकी आत्मा की पुकार हमेशा ये रहती थी कि वो तुम्हें प्रोटेक्टेड रखना चाहता है, वो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, जिसकी वजह से एनर्जी के लेवल पे कुछ ऐसा हुआ कि जो चीज़ तुम पे कराई गई थी वो चीज़ तुम्हारे भाई ने अपने ऊपर ले ली, है ना। बहुत बार ऐसा होता है दोस्तों, हमारे को फिजिकल लेवल पे हमारे को कोई चीज़ नहीं पता, लेकिन हमारी भावना, हमारी चेतना, है ना, हमारी अंतर्मन, जो हमारी आत्मा होती है, वो हमारी जो भावना होती है उसके हिसाब से काम कर रही होती है। तो इनके ऊपर बहुत खतरनाक कोई ब्लैक मैजिक कराया गया था, वो उनके भाई ने अपने ऊपर ले लिया था, जिसके प्रभाव के चलते उनको जैसे जो डार्क एनर्जीज उन पर हावी हो गई थी और उन्होंने फिर उनसे जो है सुसाइड करवा लिया। जो इनका बेटा है वो इतना ज़्यादा अकेला खुद को बंद करके क्यों रखता है, इसके पीछे भी ये है कि वो आया है कि भाई उन्होंने जो है ना ब्लैक मैजिक कराया हुआ है। और ब्लैक मैजिक को कैसे कराती हैं कि 6 दिन इनके पति जो है उनके साथ रहते हैं, तो वो कुछ इस तरह की चीज़ें उनके पति को कुछ कुछ उन्होंने बांध रखा है, कुछ ताबीज़ वगैरह दे रखा है, जिसपे असर कुछ ऐसा है कि जब पति वहाँ से यहाँ आते हैं तो उसकी जो एनर्जी है वो इन लोगों को इम्पैक्ट करती है। तो इसी चीज़ के चलते, क्योंकि वो नहीं चाहती कि किसी भी प्रकार से खुश रहें और इनके बच्चे खुश रहें, और जो सास है वो कुछ इस प्रकार से मानने वाली लेडी है कि जो बेटा होता है वही वंश आगे बढ़ाता है, तो विशेषकर इनके बेटे को टारगेट करके उन्होंने वो करवा रखा है। और ये भी चीज़ सामने आती है कि वो जो मृत्यु का भय है और ये, तो ये जो जो सब चीज़ें हैं वो लड़का अपने आप को बंद भी करके इसलिए रखता है क्योंकि डार्क एनर्जीज उसको डराती रहती हैं। तो इनके जो गाइड हैं उन्होंने कुछ इनको आश्वासन दिया कि वो पूरी तरह से तुम्हारा हित नहीं कर पाएगी, क्योंकि मैं अभी हूँ और मैं तुम्हारे आसपास रहती हूँ, मैं तुम लोगों को प्रोटेक्ट करती हूँ। लेकिन इनके जो गाइड हैं उन्होंने इनको एडवाइस किया कि जो तुम तीनों हो, तुम, तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी, तुम तीनों को ध्यान करना सीखना पड़ेगा, मेडिटेशन करना सीखना पड़ेगा। जैसे जैसे तुम मेडिटेशन करोगे और थोड़ा साधना की मार्ग पे तुम लोग आगे बढ़ोगे तो तुम खुद जो है इस चीज़ को तुम सीख पाओगे कि कैसे खुद को प्रोटेक्टेड रखना है। और उसके साथ साथ जो सासू माँ के साथ और पति के साथ तुम लोगों ने किया है, या विशेषकर इन्होंने जो किया है, उसके लिए जो है आपको उनसे क्षमा मांगनी होगी, क्योंकि जो आपने उनको निकाला, उनको बेघर किया ना, उसी चीज़ के प्रतिकार स्वरूप इन्होंने इस जीवन में तुम्हारे आकर के तुम्हारे को उस व्यक्ति तक से अलग कर दिया जो कि तुमसे इतना प्रेम करता है, जिससे तुम इतना प्रेम करते हो, जो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के तुम्हारे साथी हैं, एक प्रकार के सोलमेट हैं, है ना, जिनका विवाह नहीं, मतलब तुम्हारा विवाह हो गया लेकिन वो फिर भी वेट कर रहे हैं, है ना। तो अगर आप जो है इनसे क्षमा नहीं मांगेंगे, इनको पॉजिटिव एनर्जी नहीं भेजेंगे, इनको जो इन्होंने इस जीवन में किया उसके लिए क्षमा नहीं करेंगे, तो ये जो कार्मिक लूप है अभी आगे बढ़ता रहेगा। क्योंकि जो वो हैं वो तो इतनी चिड़ी हुई आत्मा है, विशेष करने की सास, कि उसको तो आज भी, अभी तक भी वो 84 के हो गए, उनको तृप्ति नहीं हुई है, लेकिन, है ना, तो वो फिर पीछा करती रहेगी, परेशान करती रहेगी। तो इस जो पैटर्न है कि अब ये लोग आपकी लाइफ से डिलीट हो जाएं, इसके लिए आपको क्षमा योग करना पड़ेगा, साधना सीखो, उनको पॉजिटिव एनर्जी भेजो और उनसे क्षमा मांगो। तो धीरे 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 जो है वो जो आपके बारे में अहित सोचते हैं, वो सोचना, वो भावना उनकी ख़त्म होती चली जाएगी। तो ऑल इन ऑल इन तीनों को साधना सीखनी है, और बच्चे सीखे ना सीखे एटलीस्ट इनको शुरू करना है। बेटी ठीक है तो बेटी को करना है, और फिर धीरे धीरे उसके अंदर ये भी विधि होती है कि कैसे अपने बच्चे को ये जो वो घिरा हुआ है नेगेटिविटी से, उससे बाहर निकाल पाएंगे, और बच्चा भी जो है फिर नॉर्मली फंक्शन करने लगेगा। तो दोस्तों ये थी आज की पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरी। हम ऐसा समझते हैं कि इससे आपको कुछ शिक्षा मिली होगी, स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। तो स्टोरी आपको और उसकी जो शिक्षा है वो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमारे को ज़रूर बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, और या आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आप सभी के साथ हमारे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।